नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर दत्त शर्मा और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये 2015 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके जो प्रीवियस 2 पार्ट्स हैं वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और इस थर्ड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, एजुकेशन कमीशंस एंड टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ये बुक है, आपने इस बुक पे जो भी आपने बुक खरीदी होगी बीएड की प्रिपरेशन के लिए, उस पर टोटली रिलाई नहीं करना है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको काफ़ी वहाँ पे क्या मिलेंगे, काफ़ी करेक्शंस आपको मिलेगी करने को। मतलब इसमें भी कुछ एक ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आंसर्स आपको मिलेंगे जो बुक में गलत दे रखे हैं, आंसर की में भी गलत दे रखे हैं। तो आपने कंप्लीटली रिलाई नहीं करना है, खुद से उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है, एक बार इंटरनेट पे सर्च मार देना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो बेस्ट टू बेस्ट मैं सर्च कर सकता था, जो जितने में करेक्ट आंसर्स फाइंड कर सकता था, आप लोगों के लिए मैंने किए हैं इस वीडियो में। और मैंने बताऊँगा भी कि बुक में कहाँ पे कौन से आंसर बुक वालों ने गलत दिया है, और आप उसको एक बार इंटरनेट से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की और आगे की ओर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 111 से हम आज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ कमेटी ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन जो कमेटी थी, उसका चेयरपर्सन कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोफेसर यशपाल। तो देखेंगे हम फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, इन कमेटीज़ को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें आपको और भी मैं बहुत सी कमेटीज़ के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी एजुकेशन से रिलेटेड कमेटीज़ जो है इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। तो इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। विच कमीशन रिकमेंडेड मल्टीपर्पज स्कूल्स, ठीक है। विच कमीशन रिकमेंडेड मल्टीपर्पज स्कूल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एजुकेशन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन। जो एजुकेशन कमीशन था, उसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी? तो 113 का क्या आएगा? 2 जून 1966 को, ठीक है। ये फर्स्ट एजुकेशन कमीशन की बात कर रहा है, ये जो है ये, क्योंकि इसमें सेकंड ऐसा पर्टिकुलरली कहा नहीं गया है कि फर्स्ट एजुकेशन कमीशन या फिर सेकंड एजुकेशन कमीशन। तो आपको क्या लेके चलना है इसे आपको फर्स्ट एजुकेशन कमीशन लेके चलना है। जब तक वो यहाँ पे मेंशन प्रॉपरली नहीं करेगा सेकंड के बारे में, तो आप तब तक आप सेकंड के साथ नहीं जा सकते हो, क्योंकि आप देखेंगे सेकंड एजुकेशन कमीशन जो था वो 1986 में आया था, ठीक है। तो अब देखते हैं 114, NCF 2005 टॉक अबाउट, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 टॉक अबाउट। 114 का क्या हो जाएगा? 114 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम्स। देखिए, मैं अदर ऑप्शंस क्यों डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मतलब अगर अदर ऑप्शंस आपके साथ यहाँ पे मैं उनको बोल नहीं रहा हूँ, इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जो हमारे टाइम की है वो बचत हो जाएगी, थोड़ी जो वीडियो है वो थोड़ी शॉर्ट रहेगी। बाकी मैंने इस वीडियो की जो PDF है वो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रखी है, आप वहाँ से जो है इनको खुद से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। और मैं आपको यहाँ पे क्या, बेसिकली मेरा काम क्या है इन वीडियो को बनाने का, मैं बेसिकली वो रेक्टिफाई करूँगा, वो उन आंसर्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा जो बुक में गलत दे रखे हैं। और उन गलत आंसर से क्या होगा, आपकी एक गलत अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, गलत अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और आपका जो राइट पर्सपेक्टिव है आंसर को टिक करने का, वो नहीं हो पाएगा। ये कहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी? ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी। मैं बल्कि मेंशन भी करूँगा जो क्वेश्चन, जो आंसर वहाँ पे गलत होंगे। तो इस सेक्शन में 2005 वाले में, इस बुक से, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, उस बुक में आपको इस सेक्शन में, यानी कि एजुकेशन कमीशन वाले सेक्शन में लगभग कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं मिलेगा। एजुकेशन कमीशन वाले पोर्शन में सभी क्वेश्चन लगभग सही हैं, पर जो आगे वाला पोर्शन टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है, उसमें आप देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो गलत उन्होंने उसके आंसर दिए हैं। तो 3 से 4 आंसर जो देखिए दोस्तों, मेरिट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको इन भी कर सकते हैं और आउट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है। प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय। प्लानिंग कमीशन को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया है? तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग, ठीक। तो और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप यदि आपने बुक कोई खरीदी होगी, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि एक से ज़्यादा बुक से आप रेफ़र करें। मतलब यदि आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर रहे हो, तो कोशिश कीजिएगा एक बुक ना होने के बजाय कि मान लो आपके पास कोई स्वरण की बुक है, किसी दूसरे के पास किसी दूसरे पब्लिकेशन की बुक है, तो प्रेफर कीजिएगा कि एक से ज़्यादा पब्लिकेशन से आप आंसर को चेक करने को प्रेफर कीजिएगा। अगर आपके दोस्त के पास कोई दूसरी पब्लिकेशंस की बुक है, तो आप उससे एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो अपने सभी आंसर्स को, ठीक है।
और साथ ही साथ आप इंटरनेट से भी क्रॉस चेक कर सकते हो। जितनों की मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने मोस्टली क्या किया है, एक बार सारे क्वेश्चन को वेरीफाई करने की कोशिश की है। तो मैंने कम्प्लीटली वेरीफाई किए हैं, उसके बाद ही मैं इसके आंसर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसके अलावा जो आपने प्रैक्टिस वाला सेट जो होगा, जो प्रैक्टिस वाला सेट इन बुक्स में दिया होगा ना, उसमें यदि आपको कहीं पे डाउट आ रहा है तो हमेशा ही क्या कीजिएगा, एक से ज़्यादा बुक के साथ रेफ़र कीजिएगा। जहाँ आपके थॉट, मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके थॉट नहीं मिल रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप उसी क्वेश्चन को या इंटरनेट पे देखिए या किसी दूसरी बुक में ढूंढने की कोशिश कीजिए, दूसरी बुक को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वहाँ से आपके थोड़े से और डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं स्टूडेंट की बेसिकली। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है continuous and comprehensive evaluation system is introduced by। ठीक है, ये है 116 क्वेश्चन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, CBSE। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी प्रोग्राम, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज प्रोमलगेटेड इन। ठीक है, 117 का क्या सही उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। एक बार मैं इसको आपको विजिबल प्रॉपर करवा देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। ओके, ठीक, हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1968। ओके, तो राइट टू एजुकेशन वाज इनेक्टेड इन, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 अगस्त 2009। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ CBSE कैब। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कैब। ठीक है, कैब का क्या फंक्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन देके रखे हैं। 119 क्वेश्चन नंबर 119, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, टू एडवाइज ऑन एनी एजुकेशनल क्वेश्चन रेफर टू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये कैब क्या है, देखिए जो दोस्तों, जो भी आपको कीवर्ड इनमें मिल रहे हैं, कैब क्या है, आप इन पे क्या करिए, खुद से भी एक बार सर्च करने की कोशिश कीजिए। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा जो फ्यूचर में अपनी वीडियो बनाऊंगा एजुकेशन कमीशन में, उनको अच्छी तरह समझाने की। दोस्तों, यहाँ पे मैं क्यों इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी वीडियो की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैं अलग से आपको एजुकेशन कमीशन पे एक अलग से प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस वहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। द टू मेन फंक्शन ऑफ डाइट्स इज। ठीक है, 2 मेन फंक्शन ऑफ डाइट 120 का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, टू ट्रेन टीचर प्री सर्विस एंड इन सर्विस, टीचर्स को ट्रेन करना। ठीक है, ये किसका काम है, डाइट्स का। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। फॉर द इम्प्रूवमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इज। ठीक है, फॉर द इम्प्रूवमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो कौन सी है इन फॉलोइंग में से। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन देके रखे हैं। 121 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक, अब आप क्या, क्योंकि आपको ये सारी स्कीम्स दिख रही होंगी, नवोदय विद्यालय दिख रहा होगा यहाँ पे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नेशनल टैलेंट स्कीम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इन सब जो ये सब आपके पास स्कीम्स हैं, इनके ऊपर भी आप एक बार सर्च कर सकते हो, खुद से सर्च कर सकते हो और देख सकते हो ये एजुकेशन स्कीम्स किस किस चीज़ों से रिलेटेड है। बाकी जैसे कि मैंने बताया, मैं खुद से भी कोशिश करूँगा जो वीडियो प्लेलिस्ट बाद में बनाऊँगा उन सभी प्लेलिस्ट में इन सभी चीज़ों को डिटेल में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखते हैं 122 का क्या सही उत्तर होगा। विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड विद द असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक इन 1993। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 122 क्वेश्चन नंबर है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, DPEP। ठीक है, DPEP। ठीक, अब देखते हैं 123। द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज। ठीक है, एपेक्स मतलब सुप्रीम। ठीक है, तो 123 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NIEPA। ठीक, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ UGC। देखिए, अभी आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। ये बेसिकली थोड़ा करंट ओरिएंटेड है, क्योंकि ये चेयरपर्सन जो UGC के वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो एक बार आप देख लीजिएगा अभी इंटरनेट पे सर्च मार के, और इस क्वेश्चन को अपने पास जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कभी भी एजुकेशन कमीशन वाले सेक्शन में इससे, या अगर एजुकेशन कमीशन वाले सेक्शन में वो नहीं भी पूछेगा तो हो सकता है करंट अफेयर वाले सेक्शन में आपसे पूछ लिया जाए। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ बेसिक एजुकेशन
बेसिक एजुकेशन के में से कौन सा फीचर है? तो 125 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो क्या क्या ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 7 ईयर्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इन मदर टंग। मदर टंग मतलब अपनी लोकल, जो आपका लोकल भाषा होती है उसमें मदर टंग में, ठीक है। मैनुअल एंड प्रोडक्ट वर्क, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक। फॉर रिव्यू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज अपॉइंटेड। तो 126 का क्या उत्तर हो जाएगा? इसका हो जाएगा आचार्य रामामूर्ति कमेटी, ठीक है, आचार्य रामामूर्ति कमेटी। तो देखिए ये कमेटीज में फिर से कह रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी कमेटी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अच्छे से कवर करके जाना है। इन कमेटीज़ के बारे में भी आपको अच्छे से कवर करके जाना है एग्जाम में, ठीक। और सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क इज इंट्रोड्यूस टू, ठीक है, एक्वेंट चिल्ड्रन, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। विद द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है। द सोशल प्रॉब्लम्स, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, या फिर ऑल ऑफ दिस। 127 का सही उत्तर क्या जाएगा? विद द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या जाएगा? विद द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है। अब NCFTE 2009 इज रिलेटेड टू, ओके, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूँ, ओके ओके ओके, ठीक है। तो 128 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? NCFTE 2009 इज रिलेटेड टू। 128 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर्मुलेटेड ए स्कीम टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्टूडेंट, ठीक है। उस स्कीम का नाम आपको बताना है जो NCERT द्वारा जो क्या किया गया है, जिसको फॉर्मुलेट किया गया है। तो कौन सी स्कीम है? कि NTSC है, NSTSS है, या फिर NTSS है, या SAT है। तो 129 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। NTSC का क्या मतलब हुआ? फुल फॉर्म क्या हुई? नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम, NTSE, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। द रेगुलेटरी बॉडी फॉर टीचर एजुकेशन इज, रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है टीचर एजुकेशन के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, NCTE। अब देखिए आपको क्या करना होगा, NCERT के फंक्शंस देखने होंगे, ठीक है, UGC के फंक्शंस देखने होंगे, NCTE के फंक्शन देखने होंगे। इन जो भी ये बॉडीज़ हैं इनको आपको अच्छे से स्टडी करना होगा। तो हम क्या कोशिश करेंगे फ्यूचर में इन सभी चीज़ों को स्टडी करने की, अपने ही इसी यूट्यूब चैनल पे कोशिश करेंगे हम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 130, ओके। अब क्वेश्चन नंबर है 131, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है? इफ़ अच्छा, यहाँ से अब आपका क्या शुरू हो जाता है? टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड शुरू हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन जो इन्होंने यहाँ पे जो है वो जिसके आंसर गलत दिए हैं। तो मेरे पास एट प्रेजेंट कौन सी बुक है? स्वरन की बुक है मेरे पास, जो मैंने पिछले जब मैंने अटैम्प्ट किया तो उस समय खरीदी थी दोस्तों। तो मोस्टली ये क्या करते हैं, इनकी जो आंसर की है वो सेम ही रहती है, बेशक एडिशन रिवाइज होते हैं। रिवाइज एडिशन में क्या करते हैं, ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर होता है पूछा गया होता है, बस उसी को अपडेट कर देते हैं, ठीक। और जो इनकी आंसर की वगैरह है उसके साथ ये मतलब ज़्यादा अपडेट उसको नहीं करते, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उतने अच्छी तरह से जो ये जितनी अच्छी तरह से इस बुक को प्रिपेयर कर दिया जाना चाहिए, तो उतनी सीरियसली इस बुक को प्रिपेयर नहीं किया जाता है, और जिस वजह से स्टूडेंट में जो है काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है क्वेश्चंस को लेके। अब देखते हैं, मैंने कोशिश की है दोस्तों अपने आप से कि अच्छे से अच्छे जो मतलब जितने भी इसमें गलत क्वेश्चन हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाऊँ, और आपको एक रीज़न के साथ उनको बता पाऊँ कि इनमें क्यों गलत था ये बेसिकली, ठीक। अब देखते हैं। इफ़ वन ऑफ योर टीचर फ्रेंड डज नॉट रीड बुक देन यू विल। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हमें अप्रोच क्या रखनी है, हमें हमेशा ही क्या एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना है। इन सभी टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या चलना है? पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना है, ठीक। पॉजिटिव अप्रोच का मतलब आपने कभी भी स्टूडेंट के अगेंस्ट नहीं बोलना है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट नहीं बोलना है, ठीक है। एक पॉजिटिव की एक मिडल बीच का रास्ता आपको निकाल के चलना है हमेशा ही, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है, इफ वन ऑफ योर टीचर्स फ्रेंड डज नॉट रीड बुक देन यू विल, ठीक है। यदि आपका टीचर फ्रेंड अगर वो उसको बुक पढ़ना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे इस केस में? बाय बुक एंड गिफ्ट टू हिम, रीड द बुक एंड डिस्कस विद हिम, नॉट गेट अफेक्टेड एंड विल कंटिन्यू टू रीड बुक्स, या फिर आस्क हिम टू बाय बुक्स। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 131 वाले क्वेश्चन में आपको किसके साथ जाना है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, बाय बुक्स एंड गिफ्ट टू हिम।
ठीक है, देखेंगे अगर आप दोस्तों तो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन, बहुत से आंसर आपके हो सकते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हो, रीड द बुक एंड डिस्कस विद हिम, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। तो इससे होगा क्या दोस्तों, आप उसके साथ डिस्कस तो कर रहे हैं, क्या वैसे डिस्कस करने से वो मोटिवेट हो रहा है बुक खरीदने के लिए या बुक पढ़ने के लिए, ठीक है। क्या हो सकता है कि वो मोटिवेट हो भी जाए, यदि आप कोई इंटरेस्टिंग सी बुक पढ़ रहे हो या फिर उसका डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि वो उसके लिए मोटिवेट हो भी जाए। पर उसको मोटिवेट होने में यहाँ पे क्या लगेगा, बहुत समय लगेगा, मतलब काफ़ी टाइम तक आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। तो हो सकता है कई बार क्या पता उसको डिस्कशन करना पसंद ना हो, ठीक है। तो अब अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर बात करूँ, नॉट गेट अफेक्टेड एंड विल कंटिन्यू टू रीड बुक, ठीक है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप अपना जो रीडिंग वाला काम है वो करते रहेंगे, ठीक है। ये इस अप्रोच के साथ, न्यूट्रल अप्रोच के साथ भी आपको नहीं जाना है, ठीक है। आपको क्या है, यदि आप दोस्तों जैसे कि आप एक टीचर हो, तो यदि आप क्या चाहेंगे, जो आपके साथ वाला टीचर भी हो वो क्या करे, अपनी नॉलेज को अपडेट करता रहे टाइम टू टाइम। तो अगर नॉलेज अपडेट करने के लिए बुक्स को रीड करना ज़रूरी है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज़ को। यदि आपके साथ वाले कलीग मतलब बुक्स वगैरह रीड नहीं करता है, तो बुक्स रीड करने से होगा क्या, बेसिकली दोस्तों आपकी जो नॉलेज है वो एनहांस होगी, ठीक है। तो इस ऑप्शन के साथ भी आप नहीं जाएंगे। आस्क हिम टू बाय बुक्स, देखो दोस्तों आप उसको कहेंगे कि आप बुक खरीद लीजिए, तो अगर आपके कहने से क्या पता वो खरीदे, क्या पता वो ना खरीदे, ठीक है, फिर वही बात आ गई। तो आपको क्या करना है, आपको बुक खरीदनी है और उसे गिफ्ट करनी है। तो दोस्तों अगर आप उसे गिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, एक तो वो सोचेगा नहीं कि अब मैं बुक खरीदूं या ना खरीदूं, उसको आप खरीद के दे रहे हो, और उसके बाद मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उस बुक को वो पढ़ेगा, मतलब और इसके रिजल्ट आपको इंस्टेंटली नज़र आएंगे। ऑप्शन बी में क्या था, हमें रिजल्ट इंस्टेंटली नज़र नहीं आने थे, और साथ ही डिस्कशन क्या पता वो डिस्कशन बोरिंग हो जाता, उसे पसंद ही नहीं आती। तो इसमें क्या करेंगे आप, बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपके लिए कि आप एक बुक खरीदो और उसे गिफ्ट कर दो, ठीक। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ। इन द प्रेजेंट टाइम अ गुड टीचर अलॉन्ग विद कम्युनिकेशन स्किल, ये आप खुद से सोचिए इसके बारे में। एक टीचर है आज के डेट में, उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक। अब क्या है, आजकल के ज़माने में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ उसके पास और किस चीज़ का होना ज़रूरी है दोस्तों। तो इसमें हम ये कह रहा है कि नीड नॉट टू नो टेक्निकल स्किल्स, कोई ज़रूरत नहीं है उसे कि उसको टेक्निकल स्किल आती है चाहे नहीं आती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब उसको बेसिकली टेक्निकल स्किल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहला ऑप्शन ये कहना चाहता है दोस्तों। ये तो देख के ही गलत हो रहा है, क्यों, क्योंकि आजकल मतलब टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है पूरा वर्ल्ड है। आपने कोविड में भी देखा होगा कि सभी टीचर्स को जो ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ रही थी, ठीक है। तो उसमें क्या था, जो टीचर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करना पड़ा। तो जो ऐसे टीचर्स थे जिनको टेक्नोलॉजी की कोई मतलब जिन्होंने टेक्नोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं थी, उनको काफ़ी दिक्कत आई थी दोस्तों इसमें, ठीक। अब ऑप्शन बी क्या बोलता है ये, फॉर टीचिंग स्किल्स द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कैन बी टेकन फॉर टेक्निकल स्किल। तो जो यदि आपको टेक्निकल स्किल सीखनी है तो आप क्या करेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, नीड्स टू नो टेक्निकल स्किल। ऑप्शन डी कह रहा है कैन नॉट से। तो इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों। तो यदि आप ऑप्शन यहाँ पे आप बुक के अकॉर्डिंग चले तो बुक क्या कह रही है कि आप ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। पर ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है। पहली बात तो टीचर है उसको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ उसको टेक्निकल स्किल्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये क्या कह रहा है देखो, फॉर टेक्निकल स्किल्स द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कैन बी टेकन। ये क्या कह रहा है कि टेक्निकल स्किल की नॉलेज लेने की उसके मतलब उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसके लिए क्या कर सकता है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की हेल्प ले सकते हैं। अब देखो दोस्तों, स्कूल में यदि आपके पास प्रोजेक्टर है, यदि आप टीचर को प्रोजेक्टर चलाना नहीं आता, तो क्या इस सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, उसे क्या करना पड़ेगा, एक कंप्यूटर ऑपरेटर को बुलाना पड़ेगा, और जितनी बार भी वो लेक्चर दे रहा है उसे क्या करना पड़ेगा, बार बार उस कंप्यूटर ऑपरेटर को बुला के उसके कहना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्टर को चालू कीजिए या फिर मेरी प्रेजेंटेशन बना दीजिए, किसी को ये कहते रहना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो फॉर टेक्निकल स्किल हेल्प ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कैन बी टेकन, हेल्प ली जा सकती है, पर किस चीज़ के लिए ली जा सकती है, सीखने के लिए हेल्प ली जा सकती है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर बनेगा आपका ये ऑप्शन डी बनेगा, नीड्स टू नो टेक्निकल स्किल, ठीक है। टेक्निकल स्किल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ठीक। तो ये मैंने एक करेक्शन आपको बताई इस क्वेश्चन पेपर में। अब देखते हैं 133 क्या कहता है। ए टीचर कीप्स इन माइंड, ए टीचर कीप्स इन माइंड क्या क्या है, द सेंसिटिविटी रिलेटेड टू जेंडर क्लास एंड रिलीजन, जेंडर कास्ट क्लास एंड रिलीजन, gender, caste and religion in the class are baseless, the sensitivity of gender, the sensitivity of caste, ठीक है। तो एक टीचर को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, देखो आपको चार ऑप्शन दिए है, मतलब जेंडर,
क्लास और रिलीजन, इन सभी जो ये सेंसिटिव इश्यूज हैं इनका टीचर को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है। ठीक, और तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, द सेंसिटिविटी ऑफ जेंडर, सिर्फ सेंसिटिविटी ऑफ जेंडर के हिसाब से उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए क्लास में, मतलब सेंसिटिविटी ऑफ जेंडर में जेंडर का ध्यान रखना चाहिए, हर एक जेंडर को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। या फिर सेंसिटिविटी ऑफ कास्ट के बेसिस पे उसको कोई ऐसी स्टेटमेंट क्लास में नहीं देनी चाहिए जो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को फेवर करती हो। ये 3 ऑप्शन है दोस्तों। इसमें मोस्ट फेवरेबल आंसर क्या होगा आपका, कि जो जेंडर, कास्ट और रिलीजन है क्लास में ये बेसलेस है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्लास में कोई भी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। डिस्कशन मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एक टीचर को जेंडर, कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे क्लास में कोई भी वो नहीं करनी चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। तो मतलब जो जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन है क्लास में क्या है, ये बेसलेस है। ठीक है, बेसलेस है ये क्लास में। ठीक है, क्योंकि आपको क्लास में सभी को इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए टीचर शुड मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग इन द क्लासरूम। इन चीज़ में से किस किस चीज़ों की ज़रूरत का यूज़ करना चाहिए उसे, चार्ट, टॉय, स्टोरी एज एटसेट्रा, रेडीमेड टीचिंग एड्स, चार्ट्स, टॉय, स्टोरीज एंड रेडीमेड टीचिंग एड्स, नन ऑफ दीज। अब देखिए ऑप्शन जो सी है, इसमें देखो चार्ट्स भी आ गए, टॉयज़ भी आ गए, स्टोरीज भी आ गई। पहली बात तो इसने ऑप्शन 1 को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। उसके बाद एंड रेडीमेड टीचिंग एड्स, इसको भी इसने इसी में इंक्लूड कर दिया। तो दोस्तों जो ये चार्ट, टॉयज एंड स्टोरीज हैं, ये भी क्या करेंगे, आपके लर्निंग में हेल्प करेंगे, लर्निंग एनहांस करने में हेल्प करेंगे। और रेडीमेड टीचिंग एड्स, जैसे कि कोई आप प्रोजेक्ट ले आते हो खरीद के, या फिर कोई ऐसी रेडीमेड चीज़ ले आए जिससे बच्चों को सीखने में आसानी हो रही है। जैसे कोई ग्लोब आप खरीद के ले आते हो मार्केट से, उससे क्या करता है बच्चा, सीखता है, अर्थ के जियोग्राफी के बारे में सीखता है बच्चा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है दोस्तों। तो ऑप्शन सी के करें, दोनों चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट की क्या है यहाँ पे, ऑप्शन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो आप सी के साथ जाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, अ टीचर शुड एक्टिवली एंगेज एवरी pupil cannot engage every pupil do not learn, parents should engage pupils। ठीक है, तो 135 का जो देखेंगे आप दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शुड एक्टिवली एंगेज एवरी पीपल। हर एक पीपल के साथ उसको एक्टिवली एंगेज होना है। ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की ओर ही पर्टिकुलर ध्यान देना है उसे, उसको सबके साथ इक्वली एंगेज होना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टीचर शुड एग्री टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टीचर शुड एग्री टू विच, इनमें से किस स्टेटमेंट को एक टीचर को जो है वो एग्री करना चाहिए। ए टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू हिज और हर ओन हैंड राइटिंग। ठीक है, ए टीचर शुड पे अटेंशन टू द हैंड राइटिंग ऑफ हिज स्टूडेंट। इन द एज ऑफ कंप्यूटर पेइंग अटेंशन टू हैंड राइटिंग इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। या फिर ऑप्शन डी, अदर थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन हैंड राइटिंग, अदर थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन हैंड राइटिंग। तो ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास दिए हैं। 136 के यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ए टीचर शुड पे अटेंशन टू द हैंड राइटिंग ऑफ हिज स्टूडेंट। अब आप बोलोगे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ऑप्शन सी के बारे में सोच रहे होंगे कि ऑप्शन सी के साथ जाऊंगा कि कंप्यूटर एंड पे इन द एज ऑफ कंप्यूटर पेइंग अटेंशन टू द हैंड राइटिंग इज वेस्टेज ऑफ टाइम। तो दोस्तों ये आपकी थोड़ी सी गलत अप्रोच है। ठीक है, क्योंकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट जब एक ह्यूमन बीइंग की होती है तो उसमें एक हैंड राइटिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग है जो एक सामने वाले जो आपका एग्जामिनर होता है उस पर एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एज ए स्टूडेंट की तरह सोचना है एंड करंट सिनारियो में सोचना है। ठीक है, अभी क्या है, एट प्रेजेंट आपको लिखना पड़ता है ना, स्कूल में जाके लिखना पड़ता है, वहाँ पे आप टाइप तो नहीं करते हो। तो अभी एट प्रेजेंट में क्या हो रहा है, जो हैंड राइटिंग है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहली बात तो ए टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू हिज और हिज या हर ओन हैंड राइटिंग। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे क्या होगा, उसको अटेंशन पे करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी हैंड राइटिंग पे क्या करना पड़ेगा, अटेंशन पे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ए टीचर शुड पे अटेंशन टू हिज टू द हैंड राइटिंग ऑफ हिज स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, अपने जो स्टूडेंट की है उसकी हैंड राइटिंग पे अटेंशन पे करना पड़ेगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है यहाँ पे, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब देखते हैं 137, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट appropriate। ठीक है, ए टीचर शुड बी एन encyclopedia। 137 है, ए टीचर शुड इंक्रीज हिज स्टोर ऑफ नॉलेज, ए टीचर शुड इंक्रीज नॉलेज एंड कम्युनिकेट। एंड ऑप्शन नंबर डी है, टीचर शुड कम्युनिकेट नॉलेज, ए टीचर शुड कम्युनिकेट नॉलेज। तो 137 का है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा,
इसका सही तो देखें, अगर आप इनके ऑप्शंस को देखेंगे दोस्तों, सारे के सारे पॉजिटिव सेंस में ही यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ए टीचर शुड बी एन इंसाइक्लोपीडिया मीन्स उसको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम हिज ओन सब्जेक्ट ही शुड नो, ही शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो ये ऑप्शन है, ये भी पॉजिटिव सेंस में आप इसको यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन बी क्या है, ए टीचर शुड इंक्रीज हिज स्टोर ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये भी इसको करने की ज़रूरत है। अब ऑप्शन सी पे अगर आप ध्यान दीजिए, ए टीचर शुड इंक्रीज नॉलेज एंड कम्युनिकेट, ठीक है, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो एक स्टूडेंट, एक जो टीचर है, उसको पहली बात तो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है, और जो उसने नॉलेज इंक्रीज की है और साथ ही साथ उसको क्या करना है, स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट भी करना है। पहली बात तो नॉलेज भी इंक्रीज करनी है और साथ ही साथ स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट भी करना है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, अब आप ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूज हो सकते हो। ए टीचर शुड कम्युनिकेट नॉलेज, ए टीचर शुड कम्युनिकेट नॉलेज। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसको सिर्फ जो नॉलेज की बातें ही स्टूडेंट को बतानी है। दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टीचर सिर्फ नॉलेज की बातें ही स्टूडेंट के साथ शेयर करेगा। टीचर नॉलेज के अलावा भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बच्चों के साथ शेयर कर सकता है, जैसे कि उसको वो पर्टिकुलर गाइडेंस दे सकता है और बच्चों को एक मॉरल एजुकेशन के दे सकता है जो एक टीचर होता है। तो सिर्फ एक अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ही ना दे, वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना भी सीखे, उनकी प्रॉब्लम्स को भी जाने, ठीक है दोस्तों। तो यही ऑप्शन है, ऑप्शन सी और डी में यही डिफरेंस है कि इसमें एक में क्या है, सिर्फ आपको काम की बातें स्टूडेंट के साथ करनी है। ऑप्शन डी में कम्युनिकेट नॉलेज मीन्स आपको सिर्फ काम की बातें करनी है, नॉलेज की बातें करनी है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करनी है। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, टीचर शुड इंक्रीज नॉलेज एंड कम्युनिकेट, ठीक है। इसमें आपको अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज करना होगा एक टीचर को, और साथ ही साथ बच्चों के साथ कम्युनिकेट भी करना होगा। कम्युनिकेशन में सभी चीज़ें आ गई दोस्तों यहाँ पे, मीन्स उस नॉलेज को बच्चों को ट्रांसफर करना वाला फैक्टर भी इसी में आ गया, और साथ ही साथ बच्चों को समझना वो वाला फैक्टर भी इसी में ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ सी के साथ जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं 138, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बेस्ट एक्सप्लेन्स टीचिंग प्रोफेशन। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, ये भी मैं बता दूं दोस्तों, ये भी आपकी जो बुक में जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें ये गलत दिया है। तो 138 का इसमें बताऊंगा आपको, चार ऑप्शन है, देखो दोस्तों यहाँ पे, एक मिनट, चार ऑप्शन दिए इन्होंने यहाँ पे ना। तो पहला ऑप्शन है द टीचिंग प्रोफेशन इज चैलेंजिंग, द टीचिंग प्रोफेशन इज सिंपल, ठीक है, द टीचिंग प्रोफेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड द टीचिंग प्रोफेशन डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ऑप्शन डी को करेक्ट किया है दोस्तों। तो टीचिंग प्रोफेशन डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी इन्होंने किया है, जबकि सही उत्तर क्या होगा, टीचिंग प्रोफेशन इज कॉम्प्लेक्स, टीचिंग प्रोफेशन इज कॉम्प्लेक्स। अब देखो, आप बोलोगे कि टीचिंग प्रोफेशन कैसा, सिंपल तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे इसमें बहुत से चैलेंजेस है। मतलब स्टूडेंट को आपको समझना होता है, ठीक है, स्टूडेंट को आपको समझना है, साथ साथ उसके साथ कम्युनिकेट करना है। ओके वेट अ मिनट, तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 138 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये जो 138 क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे बुक में इसका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत दे रखा है। बुक में क्या आंसर दिया उन्होंने, द टीचिंग प्रोफेशन डिपेंड्स अपॉन पर्सनैलिटी, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स टीचिंग प्रोफेशन। ये कह रहा है कि टीचिंग प्रोफेशन को सबसे बेस्टली कौन एक्सप्लेन करता है फॉलोइंग स्टेटमेंट में से। तो ये क्या कह रहा है, टीचिंग प्रोफेशन डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी। देखिए जो ये क्वेश्चन दोस्तों गलत है, क्यों है ये, और इसका उत्तर क्यों गलत है ये। तो जो हम बेसिकली जो ये कोर्स कर रहे हैं ना दोस्तों, बीएड का कोर्स कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, बच्चों की जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप किया जा रहा है एक टीचर बनने के लिए, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करे कि आप एक अच्छे टीचर होंगे कि नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपकी जो पर्सनैलिटी है वो टीचर बनने के लिए अभी फ़िलहाल जो है वो सही नहीं है, मान लीजिए एक समय के लिए, तो आपको क्या करवाया जा रहा है, बीएड का ट्रेनिंग कोर्स करवाया जा रहा है। इसमें क्या कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को तैयार किया जा रहा है दोस्तों एक अच्छे टीचर बनने के लिए, ठीक है। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर देते हो तो माना जाता है कि आप एक टीचिंग करने के लिए आप कंप्लीटली एलिजिबल हो गए हो। तो दोस्तों ये ऑप्शन जो है ना, इसका ऑप्शन डी ये गलत है। ये बुक में जो मैं जिस स्वरण की बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, उसमें बिल्कुल गलत दिया है ये। इसको मैंने बल्कि अपने टीचर्स के साथ भी डिस्कस किया है वहाँ पे कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, जीसीटी में। तो उन्होंने भी क्या कहा था कि जो ऑप्शन डी है इसका
इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो अब देखिए इसका सही उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला ऑप्शन के साथ देखते हैं, टीचिंग प्रोफेशन इज चैलेंजिंग। चैलेंजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? चैलेंजिंग का मतलब, इस चैलेंजिंग शब्द का मतलब क्या होता है? चैलेंजिंग का मतलब होता है जहाँ पे किसी जॉब को करने में यदि आपको कठिनाई आती है, मतलब कोई दिक्कत आती है। जैसे दोस्तों हमारे सोल्जर्स हैं, वो बॉर्डर पे होते हैं, तो जो सोल्जर की ड्यूटी है वो एक चैलेंजिंग है, क्योंकि मतलब खतरा है उसे। एक जॉब में क्या है? खतरा है। क्या आपको टीचिंग वाली जॉब में खतरा है? तो उस वे में इस चैलेंजिंग का मतलब है। तो इस खतरे वाली बात कोई नहीं है दोस्तों टीचिंग प्रोफेशन में। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सीधा ही कट हो जाता है। तो दूसरी बात, टीचिंग प्रोफेशन इज सिंपल। क्या ये टीचिंग प्रोफेशन सिंपल है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। टीचिंग प्रोफेशन, आप ऐसा सोच के मत चलिए कि सिंपल है। ये एक आर्ट है दोस्तों। पढ़ाना क्या है? एक आर्ट है। इस आर्ट को हमें सीखना होगा, और ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। मतलब आपको इसमें क्या करना है? बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है। एक स्टूडेंट को समझना है, उसकी उसकी हर एक स्टेज को समझना है, उसकी फीलिंग्स को समझना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है? उसको नॉलेज भी डिलीवर करनी है। ठीक है, तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा फिनोमिना रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टीचिंग प्रोफेशन इज कॉम्प्लेक्स। इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से जो दोस्तों ये गलत गलत क्वेश्चन है ना, ये आपके माइंड में क्या करते हैं? एक हाइप सी, मतलब एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो है जनरेट कर देते हैं, जिससे आप क्वेश्चन जो है फिर फाइनल पेपर में वो गलत करके आ जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही उत्तर है? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139। 139 क्या कह रहा है? द टीचर इज इन द ड्राइव ऑफ क्लीनलीनेस ड्राइव। क्लीनलीनेस ड्राइव क्या होता है दोस्तों? ये होता है स्वच्छता अभियान। ठीक है, स्वच्छता अभियान होता है ये, स्वच्छता अभियान। ठीक है, अभियान। ठीक है, तो जो एक टीचर है वो स्वच्छता अभियान में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है दोस्तों? ये आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। शुड वर्क इन द ड्राइव, सेफ हैंड्स। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा शायद यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है इस ऑप्शन में। तो मतलब क्या, जो जो वे स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, उन बच्चों का, उस टीचर को क्या करना है? उन बच्चों के साथ मिलके टीचर को भी क्या करना है? साफ सफाई करनी है। ऑप्शन ये पहला ये कहना चाह रहा है। शुड बिल्ड लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज का मतलब क्या हुआ? शौचालय। शौचालय को बिल्ड करके भी आप साफ सफाई की ओर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। शुड अवेयर पीपल अबाउट हाइजीन, या लोगों को हाइजीन के लिए जो है वो बोल सकते हो, मतलब साफ सफाई के लिए जागरूक करवा सकते हो लोगों को। तो यहाँ पे क्या है? तीनों के तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों सही ऑप्शन है। क्लीन स्वच्छता अभियान के से आप के विषय में आप लोगों को कैसे अवगत कराएंगे, स्टूडेंट्स को कैसे अवगत करवाएंगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इन सारी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट को अवेयर करवा के आप क्या कर सकते हो? स्वच्छता अभियान के लिए बच्चों को जागरूक करवा सकते हो। ठीक, अब आती है क्वेश्चन नंबर 140 की बारी। विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू एग्री? विद विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू एग्री? ठीक, ये भी दोस्तों आपकी जो आंसर है ना आपकी बुक में, ये यहाँ पे भी गलत दिया था। ये पिछले वाला 139 वाले का, 139 का आंसर देता है ये सी आंसर देता है। ठीक है, एक मिनट में बता देता हूँ आपको। 139 का ये सही उत्तर क्या देता है? ओके, 139 का सही उत्तर क्या देता है? ये 139 का सही उत्तर देता है ये सी उत्तर सही देता है। ठीक है, जबकि इसका 139 का सही उत्तर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या करेंगे? ये आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि आप मान लीजिए ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है 2022 वाले में, 2022 वाले में सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो आप सी करके आएंगे। आप देखेंगे भी बहुत से क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं बीएड के एग्जाम में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा मतलब एक सोच समझ के, जहाँ आपको डाउट किसी क्वेश्चन पे लग रहा है, जैसे उनको आप उनके वहाँ पे क्या कर सकते हो? आप डाउट क्लियर कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर में जितने डाउट्स हैं दोस्तों, उनको तो मैं क्लियर कर ही रहा हूँ। तो साथ ही साथ जितने आप प्रैक्टिस करते हो जिन क्वेश्चन को, उसमें भी यदि आपको डाउट है ना, तो आप हमें क्या कर सकते हो? व्हाट्सएप कर, नीचे टेलीग्राम पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू एग्री? 4 स्टेटमेंट दिए थे। स्टूडेंट ऑफ technical course should not taught social sciences. Student of technical course should not study performing arts. Student of technical course, एक मिनट रुक जाइए ना, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, the student of technical course should not taught visual arts. Social sciences, visual arts and performing arts are performing art be taught. दोस्तों ये क्या कहना चाह रहा है? स्टूडेंट ऑफ टेक्निकल कोर्स का जो स्टूडेंट होगा उसको आप सोशल साइंस मत पढ़ाइए। ठीक है, और स्टूडेंट ऑफ टेक्निकल कोर्स को आप परफॉर्मिंग आर्ट्स मत पढ़ाइए। स्टूडेंट ऑफ टेक्निकल कोर्स को आप विजुअल आर्ट्स मत पढ़ाइए। तो ऐसा कोई दोस्तों
क्या है कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हर एक चीज़ की आपको जो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको बेशक आपने कभी स्कूल में कोई ऐसे, जैसे आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स मान लो आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन उसकी नॉलेज होना भी ज़रूरी है आपके लिए। आप खुद अपनी क्यूरियोसिटी के हिसाब से उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वो पढ़ाया ही ना जाए, क्योंकि हर जो एक सब्जेक्ट होता है कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सिखाता है दोस्तों। तो इसके साथ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सोशल साइंसेज, विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स टू बी टॉट। आपको हर एक सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की क्या है, अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। अपनी एक एजुकेशन प्रोवाइड करता है हर एक सब्जेक्ट आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 141, which of the following task is least important to the teacher? 141, learning, teaching, analysis of textbook, analysis of economic policies। ठीक है, तो इनमें से लीस्ट परफॉर्मिंग क्या है? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। एक जो एक टीचर है उसको इकोनॉमिक पॉलिसी से उतना लेना देना नहीं है उसका। मीन्स लर्निंग किस तरह से वो बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। टीचिंग किस तरह से बच्चों को पढ़ाता है, और लर्निंग किस तरह से वो खुद लर्न करता है नए नए कॉन्सेप्ट्स को, या फिर नई नई अपनी नॉलेज को किस तरह से मॉडिफाई करता है। एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक्स को कैसे एनालाइज करता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि एक इकोनॉमिक पॉलिसी दोस्तों, ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टीचर के लिए नहीं है, अगर टीचिंग के पर्सपेक्टिव से देखूं दोस्तों, ठीक है। अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आप पढ़िए, बेशक पढ़िए, पर टीचिंग के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, टीचर के लिए क्या ज़रूरी है, सबसे कम क्या, इन चार ऑप्शन में से क्या सबसे कम इंपॉर्टेंट है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी उसको मान लीजिए नहीं भी आती है, उसको पता नहीं है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, फिर भी वो क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, एक अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, क्योंकि उसको अपने सब्जेक्ट की जो है वो बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है? इफ योर टीचर फ्रेंड गेट्स ट्रांसफर टू विलेज, ही इज अनेबल टू स्पेंड हिज लेजियर टाइम, सो ही शुड। मान लीजिए जो आप उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है स्कूल के बाद जो बच जाता है, वो अच्छे से स्पेंड नहीं कर पा रहा है, कौन नहीं पा रहा है। मान लीजिए आपकी कोई टीचर फ्रेंड है, उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है विलेज के लिए, और वो अपना जो लेजियर टाइम है, मतलब फालतू टाइम जो बचता जाता है उसके पास, वो उसको अच्छे से स्पेंड नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? गेट ट्रांसफर्ड बैक टू हिज प्लेस, स्टडी प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पीपल ऑफ द विलेज, सर्च फॉर अदर वर्क और जॉब, डू सम साइड बिजनेस। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्टडी प्रॉब्लम ऑफ पीपल ऑफ द हिज विलेज। दोस्तों जो एक टीचर है ना, उसको अपने सराउंडिंग में क्या चल रहा है, अपने सोशल स्ट्रक्चर में क्या चल रहा है, उन सब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। और एक टीचर का फ़र्ज़ ही है कि लोगों को गाइड करना, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। सिर्फ एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही टीचर का काम नहीं है, बल्कि दूसरे लोगों को गाइड करना। क्यों? क्योंकि जो टीचर है, ऐसा माना जाता है कि वो क्या है, उसे बहुत सी चीज़ों की नॉलेज है, और एक जो कोई किसी भी प्रॉब्लम को एक ब्रॉडर तरीके से वो देख सकता है, मतलब उसके डिफरेंट एक्सपेक्ट को वो समझ सकता है, और अच्छे से गाइड कर सकता है वो और लोगों को जो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एकदम एग्जैक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हालांकि ये ऑप्शन सी है, सर्च फॉर अदर वर्क और जॉब, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव सा है, पर मोस्ट पॉजिटिव, मतलब इसमें क्या है, ऑप्शन बी जो है आपका मोस्ट एक्यूरेट है। तो ऑप्शन मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन के साथ हमेशा ही आपको जाना है। तो 143 का क्या है? फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल वेयर अ टीचर इज वर्किंग। तो उसमें अगर कोई किसी स्कूल में फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल वेयर अ टीचर इज वर्किंग, इस अगर यदि स्कूल में कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे एक टीचर जो है वो काम कर रहा है, शुड लुक इन टू बुक्स, ठीक है। उसके सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या उसको बुक्स पढ़नी चाहिए। शुड रिसर्च एंड एक्ट लोकली, क्या उसे उस जो प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, और अपने लेवल पे उससे कुछ ना कुछ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। या फिर शुड राइट टू हिज ऑफिसर, या फिर जो उससे हायर लेवल पे जो अथॉरिटी है उसको लिखना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कीजिए। या फिर ऑप्शन डी, शुड लीव टू द हेडमास्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए उसको कि हेडमास्टर साहब जो देख लेंगे जो भी होगा। तो 143 का क्या देता है? ये 143 का ऑप्शन सी देता है, शुड राइट टू हिज ऑफिसर। ये भी दोस्तों, ये देखिए, इसने ये गलत दिया है यहाँ पे, इसका शुड राइट टू हिज ऑफिसर। अब मान लीजिए आपके स्कूल में पानी की शॉर्टेज है, पानी की प्रॉब्लम है, बच्चों को पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? अपने हायर ऑफिसर को लिखेंगे, क्या आप लेटर लिखेंगे आप हायर ऑफिसर को कि भाई बच्चों को यहाँ पानी नहीं मिलता है। तो इतने में क्या हो जाएगा, जितने में आपको पता ही होगा सरकारी काम में कितना टाइम लग जाता है दोस्तों, तो जितने में इसके ऊपर कोई मतलब रिस्पांस आएगा हायर अथॉरिटीज से, उतने में जो बच्चे हैं वो तो प्यासे मर जाएंगे ना। तो आपको किस ऑप्शन के साथ जाना है? ऑप्शन बी के साथ जाना है, शुड रिसर्च
एंड एक्ट लोकली। उसको खुद अपने लेवल पे उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि वो प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है और एक अपने 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 लेवल पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करनी उसे चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में जो है वो उसका आंसर गलत दिया हो सकता है, एक बार आप चेक कर दीजिएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एजुकेशनल टूर्स? एजुकेशनल टूर के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है? स्टूडेंट पुट इनटू ट्रबल ड्यूरिंग द एजुकेशनल टूर। जो बच्चे हैं वो परेशानी में पड़ जाते हैं, मतलब उनको बहुत दिक्कत हो जाती है ये एजुकेशनल टूर में। ये पहला ऑप्शन ये कहना चाह रहा है। एजुकेशनल टूर आर इंटरेस्टिंग एंड प्लेजरेबल। ठीक है, जो इंटरेस्टिंग होते हैं और मतलब सुखदायक होते हैं। ठीक है, आपको मतलब बच्चे जो है बहुत इंजॉय करते हैं एजुकेशनल टूर्स को। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? एजुकेशनल टूर इज डिफिकल्ट टास्क, कि मतलब इसको मैं अरेंज करना जो है डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना इसका डिफिकल्ट टास्क है। या फिर ऑप्शन डी, एजुकेशनल टूर आर टूर कंडक्शन शुड नॉट बी गिवन टू द टीचर, कि भाई टीचर्स को इसकी जिम्मेवारी नहीं दी जानी चाहिए जो एजुकेशनल टूर्स होते हैं। ठीक है, अब इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, एजुकेशनल टूर आर इंटरेस्टिंग एंड प्लेजरेबल। ठीक, अच्छा, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सम स्टूडेंट आस्क मीनिंगलेस क्वेश्चन, सम स्टूडेंट्स आस्क मीनिंगलेस क्वेश्चंस टू अ टीचर इन हिज क्लास। ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, सम स्टूडेंट्स आस्क, सम स्टूडेंट्स मतलब कुछ एक बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हैं जो आपकी क्लास में मीनिंगलेस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब आप कुछ पढ़ा कुछ और रहे हो और वो क्वेश्चन तो कुछ और ही पूछ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? इस ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रहा है ये। दो स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू लीव द क्लास। ठीक है, उनको कह देना चाहिए कि आप भी क्लास छोड़ के बाहर चले जाओ। दे शुड बी आस्क्ड क्वेश्चन, उनसे आप काउंटर क्वेश्चन करिए। या कंप्लेंट शुड बी मेड टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट करनी चाहिए। या फिर टीचिंग स्ट्रेटजी शुड बी चेंज। अब देखो, यदि दोस्तों 5-6 बच्चे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा, मतलब कुछ अजीब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्यों वो आप टॉपिक कुछ और पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहे हैं, तो क्यों पूछ रहे होंगे बेसिकली वो अलग क्वेश्चन? क्योंकि उन्हें वो टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, जो एक्चुअली आप पढ़ाना चाह रहे होंगे वो उस चीज़ को अच्छे से कैच नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए तो वो अलग से सवाल पूछ रहे होंगे। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। आपको देखना चाहिए बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवाइज्ड टू चिल्ड्रन इन लेजियर टाइम? मतलब जब उसके पास फालतू टाइम होता है स्कूल के अलावा, क्लासेस के अलावा, तो स्टूडेंट को क्या रिकमेंड नहीं किया जाना चाहिए कि आप क्या मत कीजिए? ठीक, ऑप्शन ए है गोइंग टू पार्क आफ्टर स्कूल आवर्स, गोइंग टू एग्जीबिशन, प्लेइंग गेम्स एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे इन तीनों की तीनों एक्टिविटीज़ में क्या हो रहा है, जो बच्चा है उसकी फिजिकल एक्टिविटी तो हो ही रही है, साथ में एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। और ये अगर एग्जीबिशन जाता है तो फिजिकल एक्टिविटी भी होगी और उससे कुछ नॉलेज भी मिलेगी। अगर कोई गेम प्ले करेगा उससे फिजिकल हेल्थ भी उसकी मेंटेन होगी और मतलब एक पूरी बॉडी की जो ग्रोथ है उसकी होगी यहाँ पे ऑप्शन सी से। पर ऑप्शन डी जो है देखो दोस्तों, वो प्लेइंग वीडियो गेम्स, तो वीडियो गेम से होता क्या है बेसिकली, सिर्फ उसे क्या है, सिर्फ प्लेजर मिलेगा देखो स्टूडेंट को दोस्तों, और इसके अलावा कोई भी अदर डेवलपमेंट उसकी नहीं हो पाएगी, कुछ नॉलेज नहीं गेन कर पाएगा वो वीडियो गेम से। ठीक है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द गेम्स ऐसी होती हैं दोस्तों जिसमें आपको कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, बस आपको गन चलानी है, फायर करना है, बस यही सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे है, वीडियो गेम्स को उसको अवॉइड करना चाहिए एक बच्चे को। अगर उसके पास कोई फ्री टाइम है उसको आप एग्जीबिशन भेजिए, आप वहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जीबिशन से सीखेगा। गेम आउटडोर गेम्स के लिए भेजिए या फिर पार्क भेजिए उसे। ठीक है, पार्क भेजिए, वहाँ पे भी वो कुछ ना कुछ नेचर के बारे में सीख सकता है, पर वीडियो गेम से वो कुछ नहीं सीखेगा दोस्तों, बस उसका सिर्फ एंटरटेनमेंट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो 147 का देखते हैं, 147 का देखते हैं। फॉर अ बैड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट ए टीचर शुड, अगर कोई स्टूडेंट बैड बिहेवियर करता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? ये भी अब देखते हैं। कंप्लेन टू द पेरेंट्स, पेरेंट्स के पास कंप्लेन करनी चाहिए। हैंडल द प्रॉब्लम हिमसेल्फ, या फिर काउंसिल स्टूडेंट एंड पेरेंट्स सेपरेटली, या फिर ऑप्शन डी ब्रिंग द टू द नोटिस ऑफ द हेडमास्टर। ठीक है, बैड बिहेवियर का यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, ये बैड बिहेवियर किस तरह का बैड बिहेवियर है। तो ऑप्शन कंप्लेंट टू द पेरेंट्स ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा दोस्तों। और ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द हेडमास्टर ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? ये उसके कितना बैड बिहेवियर कर रहा है वो आपके साथ, इस बात पे डिपेंड करेगा। अगर वो बहुत ही ज़्यादा बैड बिहेवियर करता है मान लीजिए, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप उसके पेरेंट्स उसे क्या कर सकते हैं, हेडमास्टर के पास नोटिफाई कर सकते हैं कि जब वो आपसे सुन ही नहीं रहा है तो फर्स्ट अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, हैंडल प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हिमसेल्फ। आपको खुद से उस प्रॉब्लम को हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए वो क्यों बैड बिहेवियर कर रहा है, उसके बैड बिहेवियर का क्या रीज़न है, आप उससे पूछिए। ठीक है, सबसे पहली अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए। मान लीजिए उसका बैड बिहेवियर जो है वो थोड़ा ज़्यादा आपके साथ ज़्यादा बैड बिहेवियर शो कर रहा है, आपने पूछा पर वो बता नहीं रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट को और उसके पेरेंट्स को सेपरेटली काउंसिल कर सकते हैं। मतलब आप स्टूडेंट और जो उसके पेरेंट्स हैं उनको एक साथ बैठा के ये नहीं बोलेंगे कि आपके बच्चे ने भाई ये कर रहा है, इस तरह का बिहेव कर रहा है। आप स्टूडेंट को अलग से काउंसिल कीजिए और जो उसके पेरेंट्स उनको अलग से काउंसिल कीजिए। तो इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों, ये थोड़ा सा ये आपका जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली डिफाइन इन्होंने नहीं किया इस बैड बिहेवियर को कि किस तरह का बैड बिहेवियर की बात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है वो भी सही है और साथ ही साथ जो ऑप्शन सी है यहाँ पे वो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, तो आप कहाँ जा सकते हैं यहाँ पे किस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन बी के साथ यहाँ पे आप जा सकते हैं। पर अगर यदि आप अपनी बुक में देखेंगे तो ऑप्शन सी के साथ गए हैं, काउंसिल स्टूडेंट एंड पेरेंट्स सेपरेटली। तो फिर से वही बात दोस्तों, ये बात डिपेंड करेगी कि कितना बैड बिहेवियर है उस स्टूडेंट का। अगर ज़्यादा बैड बिहेवियर है, अगर वो लिखता है यहाँ पे फॉर ए वेरी बैड बिहेवियर, मतलब बहुत ज़्यादा वेरी बैड बिहेवियर है, तो उस केस में आप स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स को सेपरेटली काउंसिल कर सकते हो। अदरवाइज अगर उतना ज़्यादा बैड बिहेवियर नहीं है स्टूडेंट का, तो आप उस प्रॉब्लम को खुद से जो है एक बार सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों बी और सी यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन है वो सही है, आप दोनों ऑप्शन में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 148 क्या कह रहा है, द मोस्ट अटेंशन शुड बी पेड। द मोस्ट अटेंशन शुड बी किस कौन सी एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए हमें, स्कूल एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे, साइंस एजुकेशन पे या फिर टेक्निकल एजुकेशन पे। तो देखेंगे दोस्तों वैसे सारी की सारी एजुकेशन जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पर सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देने की ज़रूरत कहीं है तो वो है आपकी स्कूल एजुकेशन में। यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा दोस्तों तो आप हायर एजुकेशन में भी अच्छा परफॉर्म करोगे, साइंसेज में भी अच्छा परफॉर्म करोगे और टेक्निकल एजुकेशन में भी अच्छा परफॉर्म करोगे। तो बेसिक ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी स्कूल की एजुकेशन की, आपकी स्कूल की एजुकेशन कैसी है, बेसिक एजुकेशन आपकी कैसी है। ठीक, अब विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स यू विल लुक मोस्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए टीचर। ट्रेड्स क्या होते हैं दोस्तों, कि कौन से ऐसे जो गुण हैं जो आप एक टीचर में देखेंगे दोस्तों, उसके जो अपॉइंटमेंट किसमें, कमिटमेंट एंड कॉम्पिटेंसी, पंक्चुअलिटी, कंसर्न फॉर स्कूल एंड स्टूडेंट, लेवल ऑफ नॉलेज एंड कम्युनिकेशन। तो हमेशा ही दोस्तों अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो आप क्या देखेंगे आप एक अच्छे टीचर में हमेशा ही देखेंगे लेवल ऑफ नॉलेज एंड कम्युनिकेशन, कि उसके पास कितनी नॉलेज है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नो डाउट कि पंक्चुअलिटी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसर्न फॉर स्कूल्स एंड स्टूडेंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमिटमेंट एंड कॉम्पिटेंसी भी इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी नॉलेज है। देखिए एक टीचर की नॉलेज मैटर करती है, जितना ज़्यादा नॉलेजेबल एक टीचर होगा उतने ही नॉलेजेबल उसके स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो पहली बात तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उस नॉलेज को किस तरह से वो स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करता है दोस्तों, ये वाली चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 50, टीचर्स टास्क इज नॉट रिलेटेड टू। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में गलत दिया है। तो ये क्या कह रहा है, आपकी बुक कहती है, मतलब मोस्ट ऑफ द बुक में आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एक टीचर टास्क इज नॉट रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप देखेंगे दोस्तों बड़ी बड़ी जैसे यूनिवर्सिटीज़, उसमें वाइस चांसलर्स होते हैं, तो वो क्या है बेसिकली, वो जो पहले होते क्या है बेसिकली, वो टीचर्स ही तो होते हैं, उनकी प्रमोशन हो के कहाँ पहुँच जाते हैं, वो एक वाइस चांसलर तक पहुँच जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो एक टीचर जो है वो अपना रोल अदा कर सकता है, और मैनेजमेंट में भी आपका जो एक टीचर है वो रोल अदा कर सकता है, और टीचिंग में तो रोल अदा करता है। मैनेजमेंट में किस तरह से क्लासरूम मैनेजमेंट करना होता है उसे, ठीक है, और भी आज मिड डे मील स्कीम आती है। तो दोस्तों टीचर को ही तो मैनेजमेंट करनी होती है उसमें, कि कितना खाना आ रहा है, कितने बच्चे खाना खा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो पॉलिसी मेकिंग है। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में जो टीचर है उसमें डायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉलिसी मेकिंग, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे होंगे ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है हमारी, पर मैंने कोशिश की है कि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ, यहाँ पे मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है, और जितने भी आपके आंसर्स इस बुक में गलत हैं उनको भी एक बार अच्छे से
मैंने करेक्ट करने की कोशिश की है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट किए हैं, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि मेरे जो मैं सोचता हूँ आंसर के बारे में कि ये गलत होना चाहिए, बल्कि मैंने एक बार सर से डिस्कस किए हैं। अब सर के साथ डिस्कस करने के बाद ही जो मैंने आपको जो है इनको रिकमेंड किया है कि ये आंसर के साथ आपको जाना चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट आंसर हो सकता है। तो अगर ये दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो आपको क्या करना है, आप इसको 2x में भी इजीली देख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आप 2x में देखते हो तो आप अपना 50% टाइम जो है वैसे ही आप बचा सकते हो, और साथ ही साथ आप एक हॉलिस्टिक जो आपकी स्टडी है उसको भी आप कर सकते हो। ये आई होप दोस्तों मैं अपनी वीडियो में आपको कुछ जो नॉलेज है वो दे पा रहा हूँ, और ये आपके प्रेपरेशन, मुझे होप है कि ये आपको प्रेपरेशन में हेल्प करेगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।